हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और खुश होंगे। तो मैं आज लेकर के आया हूं संस्कृत का दूसरा चैप्टर, जिसका नाम है पाटलिपुत्र वैभव। मतलब पाटलिपुत्र का वैभव, पाटलिपुत्र का वैभव। इसका नोट्स जो कि हम पहला चैप्टर जो मंगलम पढ़ाए थे उसमें बता दिए थे कि एक वीडियो उसका नोट्स के लिए होगा और दूसरा वीडियो ऑब्जेक्टिव के लिए। नोट्स उस आंसर क्वेश्चन लिखने में काम आएंगे और ऑब्जेक्टिव जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मारने में काम आएंगे। तो चलते हैं हम लोग इस वीडियो में। यदि आप चैनल के यदि इस वीडियो को आप देख रहे हैं, यदि अभी तक चैनल का सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को, तो जा कर के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो इन्फॉर्मेशन होगा सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। इसलिए सब्सक्राइब कर लीजिए। चलते हैं हम लोग वीडियो की ओर, जो नोट्स है इसके ओर। हम लोग आज जानेंगे कि पाटलिपुत्र, जिसे आज पटना के नाम से जाना जाता है, वह कैसा नगर था या पहले गांव था या क्या था, उसके बारे में हम लोग आज जानेंगे। पहला जो है नोट्स आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि कुसुमपुर, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कुसुमपुर या पुष्पपुर। तब पटना का सबसे पहले नाम था, जो नाम था कुसुमपुर या पुष्पपुर। वहाँ पे बहुत ज़्यादा क्या हो रहा था, फूल होता था, इसलिए उसका नाम, उस नगर का नाम ही क्या पड़ गया, कुसुमपुर। क्या पड़ा, कुसुमपुर। वहाँ पे फूल ज़्यादा होता था, इसीलिए पुष्पपुर भी उसको मतलब उस नाम से पुष्पपुर के नाम से भी जाना जाता था। उसके बाद पाटिलग्राम के नाम से जाना जाता था। इसके बाद कुसुमपुर के बाद पाटिलग्राम। पाटिल का मतलब होता है, यहाँ टी हर्षई होगा। पाटिल का मतलब होता ही है पाटिल का मतलब, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं पाटिल का मतलब होता है फूल। पाटिल का मतलब क्या होता है, फूल या पुष्प। पाटिल का मतलब क्या होता है, फूल। तो इसको पाटिलग्राम के नाम से बाद में जाने लगा। फिर बाद में ये क्या हो गया कि नगर बन गया, ये नगर बन गया, तो इसको पाटलिपुत्र के नाम से जानने लगे लोग। ये नगर बन गया, क्या बन गया, नगर। नगर मतलब गांव जो होता है, गांव से अधिक जनसंख्या जहाँ होता है ना, उसे नगर कहते हैं। जैसे कि मान लिया कि गांव है, गांव से थोड़ा दूर शहर है, तो उसे नगर होता है। जहाँ वार्ड पार्षद होते हैं, कमिश्नर जो भी होते हैं, गांव में मुखिया उखिया होते हैं। तो जैसे जहाँ गांव से ज़्यादा जनसंख्या हो, वहाँ का व्यवस्था अच्छा हो, या मतलब हॉस्पिटल, स्कूल, कॉलेज ये सब होते हैं, वहाँ उसको क्या बोलते हैं, नगर। ये पाटलिपुत्र नगर बन गया बाद में, तो इसे पाटलिपुत्र कहा जाने लगा। आज के डेट ये पटना है, पटना जो कि बिहार की राजधानी है। अभी ये क्या बन गया है, महानगर। पटना एक महानगर है। तो पाटलिपुत्र का नाम सबसे पहले क्या था, यदि क्वेश्चन में पूछेगा तो कुसुमपुर या पुष्पपुर, फिर पाटिलग्राम, उसके बाद पाटलिपुत्र, उसके बाद पटना। अब चलते हैं अगले टॉपिक की ओर। ये तो हो गया। अगला है पाटलिपुत्र शिक्षा, धर्म, राजनीति, उद्योग में अनादि काल से ही अग्रणी रहा है। मतलब कि शिक्षा, धर्म, राजनीतिक, उद्योग, ये सब में पाटलिपुत्र जो है पहले से ही, मतलब बहुत साल पहले से ही वो क्या रहा है, आगे रहा है। शिक्षा के, आज के डेट में शिक्षा के क्षेत्र में आप लोग देख ही सकते हैं, जो कि बहुत अच्छे यहाँ पे शिक्षक हैं पाटलिपुत्र मतलब पटना में। धर्म के नाम पे गुरु गोविंद सिंह का भी जन्म, जो 10वें सिख के 10वें गुरु है गुरु गोविंद सिंह, उनका जन्म भी पटना में ही हुआ है। राजनीति के क्षेत्र में आप लोग देख सकते हैं कि राजनीति के क्षेत्र में बहुत दिग्गज या मतलब बहुत अच्छे नेता भी हैं यहाँ पे। उद्योग के क्षेत्र में अभी जो बिहार, उद्योग के क्षेत्र में अभी बिहार में थोड़ा
बिहार में क्या है कि बेरोजगारी आ गया है, लेकिन उस समय उद्योग के क्षेत्र में क्या था, अग्रणी था, मतलब बहुत आगे था। यदि पूछेगा क्वेश्चन कि पाटलिपुत्र पहले से ही किस किस क्षेत्र में अग्रणी है, तो शिक्षा के क्षेत्र में, धर्म के, और राजनीति, उद्योग, उद्योग मतलब बिजनेस के क्षेत्र में आगे है। महान शासक, जो महान शासक अशोक थे, कौन थे, अशोक, उनका जन्म भी कहाँ हुआ था, महान शासक अशोक का भी जन्म पटना में ही हुआ था। और महान अर्थशास्त्री या नीतिज्ञ चाणक्य भी यहीं के थे, वो भी पटना का ही थे। महान शासक, यदि पूछेगा कि वैसे दो व्यक्तियों का नाम लिखे जो कि पाटलिपुत्र से प्रसिद्ध है या वहीं के थे, जो कि महान व्यक्ति थे, तो महान शासक अशोक भी, और पहला अर्थशास्त्र जो कि नीति के बारे में लिखे थे, अर्थशास्त्र के बारे में नहीं, बजट के बारे में नहीं, नीति के बारे में जो लिखे थे अर्थशास्त्र, जिनका नाम था चाणक्य, वो भी यहीं के रहने वाले थे। चलते हैं अगले टॉपिक की ओर। ये हो गया। अगला टॉपिक है पटना, जो है गंगा नदी के किनारे है, गंगा नदी के किनारे बसा महानगर है। यदि आपको क्वेश्चन में पूछता है कि पटना किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो गंगा नदी। पटना किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो गंगा नदी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, अगले टॉपिक की ओर। पाटलिपुत्रा के बारे में यहाँ पे देख सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पाटलिपुत्रा के बारे में दामोदर गुप्त, ये क्या थे, कवि थे। दामोदर गुप्त कवि अपने कुटनीम काव्य में लिखा है कि कितना अच्छा था, या पटना का वैभव के बारे में उन्होंने रचना किया है कि पटना क्या था उस समय, या पाटलिपुत्रा के बारे में लिखे हैं कि क्या था। तो यदि क्वेश्चन पूछेगा, ऐसे तो नहीं पूछता है, ऐसे पूछता है कि दामोदर गुप्त कुटनीम काव्य का लेखक कौन थे, तो दामोदर गुप्त। कुटनीम काव्य का लेखक कौन थे, तो दामोदर गुप्त। कौन थे, तो दामोदर गुप्त। कुटनीम काव्य के लेखक कौन थे, दामोदर गुप्त। कुटनीम काव्य का लेखक दामोदर गुप्त। चलते हैं अगले टॉपिक की ओर। भगवान बुद्ध, जब पटना, आज जो पटना है, उस समय पाटिलग्राम था, तो यहाँ भगवान बुद्ध बार बार आया करते थे। कहाँ, पाटिलग्राम में, जो कि आज के डेट में एक महानगर पटना बन गया है। उस पाटिलग्राम में भगवान बुद्ध पाटिलग्राम में आया करते थे, और भगवान बुद्ध ने ही इस बात को कहा था कि ये जो पाटिलग्राम एक गांव है, एक दिन यह क्या बनेगा, एक महानगर के रूप में बनेगा। एक दिन ये क्या बनेगा, महानगर बनेगा। और लेकिन ये एक महानगर बनेगा, लेकिन इसका एक चीज से भय बना रहेगा, यहाँ पे झगड़ा लड़ाई होते रहेगा, बाढ़ यहाँ पे आते रहेगा, और भी है, और आग अगिंदा तथा बाढ़ के भय घिरा रहेगा। तो यहाँ पे भगवान बुद्ध ने कहा था कि यह गांव एक दिन महानगर होगा। और दूसरा बात क्या था कि यहाँ लड़ाई झगड़ा होते रहेगा, अग्निदाह होते रहेगा, मतलब बाढ़ से भय बना रहेगा। तो भगवान बुद्ध ने पटना के बारे में क्या कहा था कि यह जो पाटिलग्राम है एक दिन महानगर के रूप में बनेगा, लेकिन यहाँ पे लड़ाई झगड़ा होते रहेगा, अग्निदाह से और बाढ़ से भय बना रहेगा। अग्निदाह मतलब यहाँ पे आग लगते रहेगा। तो आज भी देखिएगा पटना में हमेशा आग से लगा हुआ रहता है। अब पटना में बहुत सारे ऐसे होते हैं कि झगड़ा, लड़ाई, मर्डर, बहुत सारे ऐसे मामले आते हैं। आप लोग पेपर पढ़ते ही होंगे, आप लोग इतना शिक्षित व्यक्ति हैं। तो चलते हैं आगे की ओर। तो भगवान बुद्ध ने क्या कहा था कि यह गांव एक दिन महानगर बनेगा, लेकिन यहाँ पे लड़ाई होते रहेगा, लड़ाई झगड़ा, आग लगते रहेगा, अब बाढ़ आते रहेगा। ये तीन बात उन्होंने निगेटिव कहा था, और एक बात पॉजिटिव कहा था। तो निगेटिव इन्होंने कहा नहीं था, ये निगेटिव अभी भी होता है। जो एक बात इसके बारे में बोले थे, तो वो अभी यहाँ होता है। चलते हैं
टॉपिक की ओर। चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के समय नगर की शोभा तथा रक्षा व्यवस्था उत्तम थी। नगर की शोभा और रक्षा व्यवस्था, क्वेश्चन पूछता है कि नगर पाटलिपुत्र नगर की रक्षा व्यवस्था और शोभा किसके शासन काल में उत्तम थी? किसके शासन काल में उत्तम थी? तो आप लोग मारिएगा चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में पटना मतलब पाटलिपुत्र नगर की शोभा और रक्षा व्यवस्था उत्तम थी, मतलब अच्छी थी। कैसा थी? अच्छी थी। तो उस समय चंद्रगुप्त मौर्य के समय पाटलिपुत्र जो था नगर था, वहाँ पे वे बहुत अच्छे से उसको शोभा से अब मतलब अति सुंदर बना के रखे हुए थे वे। अब चलते हैं अगले टॉपिक की ओर। यूनान का एक राजदूत था। यूनान का राजदूत, आप लोग यदि नहीं जानते हैं तो जान लीजिए, जानते होंगे तो बहुत अच्छी की बात है कि हर एक देश में एक राजदूत रहता है। बस इतना जानिए, हर एक देश में राजदूत रहता है। तो यूनान के राजदूत था जिसका नाम था मेगास्थनीज था। उसका नाम क्या था? मेगास्थनीज। उसने अपना आत्मकथा लिखा था। आत्मकथा में पटना के बारे में लिखा था कि पटना कैसा एक क्षेत्र है, पाटलिपुत्र, और वहाँ के लोग कितने अच्छे हैं, या वहाँ धर्म कैसा है, शिक्षा व्यवस्था कैसी है, और वहाँ के विकास कैसे हुआ, इसके बारे में उन्होंने लिखा है। कौन लिखा है? मेगास्थनीज लिखा है। और मेगास्थनीज क्या, कहाँ का? यूनान का राजदूत था। यदि क्वेश्चन पूछेगा ऑब्जेक्टिव में कि मेगास्थनीज कहाँ का राजदूत था, तो यूनान का। मेगास्थनीज कहाँ का राजदूत था? यूनान का। मेगास्थनीज जो राजदूत था कहाँ का था? यूनान का। मेगास्थनीज कहाँ का राजदूत था? यूनान का। अब चलते हैं अगले। अशोक के समय और अधिक संपन्नता थी। मेगास्थनीज ने ही बताया था अपने आत्मकथा में कि अशोक के समय जो महान शासक अशोक थे, तो अशोक के समय ये जो नगर के रक्षा और शोभा तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में बहुत अच्छा था ही, उत्तम था ही। लेकिन उसको जब अशोक वहाँ के शासक बने, महान जब शासक थे, वो तो नाम ही नहीं लेने का है, वो बिहार का ही रहने वाले थे। तो वो जब शासक बने अशोक, तो यहाँ के नगर और शोभा को क्या कर दिए? बढ़ा दिए, मतलब और अच्छा हो गया वहाँ का व्यवस्था। चलते हैं अगले टॉपिक की ओर। अगला टॉपिक है कि राजशेखर एक कवि हैं जो कि अपने काव्य मीमांसा नामक ग्रंथ में वर्णन किया है। किसका? पटना का वर्णन किया है। काव्य मीमांसा नामक ग्रंथ में किसका वर्णन किया है? तो पटना का वर्णन किया है। कौन? राजशेखर। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है कि काव्य मीमांसा के लेखक कौन है, तो राजशेखर, या काव्य मीमांसा के रचयिता कौन है, तो राजशेखर। आप लोग ये मार के आइएगा कि काव्य मीमांसा के लेखक कौन है, तो राजशेखर। एक बार रिवीजन यहाँ से कर लेते हैं। पहला पटना का नाम सबसे पहले क्या था? कुसुमपुर या पुष्पपुर। उसके बाद पाटिलग्राम से पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र से पटना। फिर पटना शिक्षा, धर्म, राजनीतिक, उद्योग में अनादिकाल से ही आगे रहा है, मतलब बहुत दिन पहले से ये सब में वो आगे रहा है। यहीं के थे अशोक और महान अर्थशास्त्री नीतिज्ञ चाणक्य। पटना किस किनारे, कौन सा नदी के किनारे है? तो गंगा नदी के किनारे बसा एक महानगर है। पाटलिपुत्र के बारे में दामोदर गुप्त किस काव्य में लिखा है? तो कुटनीम काव्य का लेखक कौन है? तो दामोदर गुप्त। भगवान बुद्ध ने पाटिलग्राम के बारे में कहा था कि क्या कहा था? कि यही गांव महानगर बनेगा होगा। फिर लेकिन यहाँ लड़ाई झगड़ा, अग्निदाह तथा बाढ़ से भय बना रहेगा। चंद्रगुप्त मौर्य के समय नगर की शोभा और रक्षा व्यवस्था उत्तम हो गई थी, लेकिन अशोक के समय और संपन्नता हो गई। यूनान के राजदूत कौन था? मेगास्थनीज अपने आत्मकथा में पटना के बारे में लिखा था। राजशेखर अपने काव्य मीमांसा नामक ग्रंथ में वर्णन किया है किसका? पटना के बारे में। तो काव्य मीमांसा के लेखक कौन है? राजशेखर। अब इसके बारे में आगे
चलिए तो दोस्तों आगे की ओर देखते हैं क्या है। बता दिए थे राजशेखर, काव्य मीमांसा के लेखक कौन थे? राजशेखर। तो अब अगले टॉपिक की ओर चलते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन पूछता है कि विदेशी यात्री कौन कौन यहाँ आए थे। तो पीछे बताए थे यूनान के राजदूत थे मेगास्थनीज, दूसरा हेनसांग, तीसरा फयान। ये दो नंबर में क्वेश्चन पूछता है कि विदेशी यात्रियों का नाम लिखे जो पाटलिपुत्र में आए थे। तो उनका नाम क्या था? मेगास्थनीज पहला, दूसरा हेनसांग और तीसरा फयान। अगले टॉपिक और चलते हैं। पाटलिपुत्र जो है, पाटलिपुत्र प्राचीन मतलब पहले के काल से ही, पाटलिपुत्र प्राचीन काल से ही शिक्षा का केंद्र रहा है। मतलब ये शिक्षा का केंद्र रहा है। यहाँ शिक्षा व्यवस्था अच्छी है। या आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं जो कि आज के डेट में पृथ्वी पर सबसे बड़ा चैनल चलाने वाले हमारे खान सर, जो कि खान जीएस रिसर्च सेंटर के टीचर हैं, जिनकी बहुत मतलब बहुत अच्छे टीचर हैं। अंग्रेजी के भी शिक्षक हैं यहाँ पे पटना में, आज भी हैं। उस समय भी था। शिक्षा व्यवस्था बहुत अच्छा है, आज भी है। मतलब लाखों की संख्या में यहाँ पे पटना में लड़का पढ़ता है सब। पाटलिपुत्र नगर में, पाटलिपुत्र नगर से कौन कौन सिद्धि पाई थी? कौन कौन? तो पहले थे उपवर्ष वर्षव, पहले उपवर्ष वर्षव, दूसरी पाणिनि पिंगलव। पाणिनि जो थी संस्कृत के व्याकरण के, ये इन्होंने ही रचना की थी। तीसरी थी ब्यांडी, चौथी थी वररुचि और पांचवा पतंजलि। इन्हों लोगों ने पटना से ही शिक्षा प्राप्त करके और प्रसिद्धि पाई थी। मतलब इतना प्रसिद्ध हो गई कि कुछ कहने का नहीं। पाणिनि के बारे में तो आप लोगों को कहने का ही नहीं है। हिस्ट्री में भी पढ़ना, जीके जीएस में जो कंपटीशन के भी तैयारी करते होंगे वो लोग भी जानते होंगे, या सब लोग जानता है। पाणिनि जो हैं उन्होंने संस्कृत व्याकरण की रचना इन्होंने ही किया था। तो इससे बड़ा सौभाग्य की बात क्या हो सकता है, जो कि इतना पटना के नामी व्यक्ति हैं, प्रसिद्ध व्यक्ति थे। आर्यभट्ट भी थे जो कि हमारे बिहार के ही थे रहने वाले, जो जीरो का आविष्कार किए थे। पटना बिहार की राजधानी है। पटना बिहार की राजधानी है, ये तो सब कोई जानता है। अब यहाँ देखते हैं विश्व के सबसे लंबा पुल। विश्व में उतना बड़ा पुल नहीं है। जो सबसे लंबा पुल जो है गांधी सेतु। आप जो पटना में आते होंगे वो जानते होंगे कि गांधी सेतु कहाँ है। गांधी सेतु जो है पटना से हाजीपुर, जो है पटना से हाजीपुर उतरता है जो पुल, वो गंगा नदी के किनारे पे है, गंगा नदी पे है। तो गांधी सेतु विश्व का सबसे लंबा पुल। गांधी सेतु कहाँ है? पटना में ही है। विश्व का लंबा पुल, सबसे लंबा पुल गांधी सेतु कहाँ है? पटना में है। यदि पूछेगा क्वेश्चन कि विश्व का लंबा पुल सबसे लंबा पुल कौन होता है? गांधी सेतु। या पूछेगा कि गांधी सेतु पुल कहाँ है? तो पटना में है। अब देखते हैं गुरुद्वारा भी पटना में है। जिनका जो सिख के पूजनीय स्थल होता है उसे गुरुद्वारा कहते हैं। सिख जो होते हैं ना, सिख उनके पूजनीय स्थल होते हैं। गुरुद्वारा भी है यहाँ पे। गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना में ही हुआ था। पीछे भी बताए हैं कि गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना में ही हुआ है। गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ है? पटना में। ये सिख के 10वें गुरु थे। यदि क्वेश्चन पूछेगा कि गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था, तो पटना में हुआ था। यदि ये क्वेश्चन पूछेगा कि गुरु गोविंद सिंह सिख के कौवें गुरु थे, तो 10वें गुरु थे, या ऐसा पूछेगा कि सिख के 10वें गुरु का नाम क्या है निम्नलिखित में से, यदि ऑब्जेक्टिव में देगा तो आप लोग टिक मारिएगा गुरु गोविंद सिंह। सिख के 10वें गुरु का नाम क्या था? गुरु गोविंद सिंह। फिर से एक बार देखिए, सिख के 10वें गुरु का नाम क्या था? तो गुरु गोविंद सिंह। अब दर्शनीय स्थल पटना में क्या क्या कौन कौन सा ऐसा स्थल है जहां आप घूम सकते हैं या वहां पे दर्शन कर सकते हैं, यहाँ पर लोग घूमने के लिए जाते हैं।
पहला है संग्रहालय, मतलब म्यूजियम, वहाँ पे म्यूजियम है पटना में। दूसरा उच्च न्यायालय, मतलब हाई कोर्ट भी है। तीसरा सचिवालय भी है। चौथा गोलघर है पटना में, जहाँ पे अभी अभी एक आया था साउथ का एक्टर विजय देवरकोंडा। पांचवा तारामंडल भी है, तारामंडल। छठा जैविक उद्यान, जिसे चिड़िया खाना कहते हैं या चिड़ियाघर कहते हैं। और सातवां सबसे फेमस है यहाँ का महावीर मंदिर, पटना का महावीर मंदिर। तो यदि आपसे पूछेगा कि पटना के 5 दर्शनीय स्थलों का नाम लिखें, तो आप लोग लिख सकते हैं संग्रहालय, उच्च न्यायालय मतलब हाई कोर्ट, सचिवालय, गोलघर, तारामंडल, जैविक उद्यान या महावीर मंदिर। तो आप लोग देख लिए, यहाँ विदेशी यात्री का भी नाम पूछता है, मेगास्थनीज, फहियान और हेनसांग, ये लोग आए थे यहाँ पे। पाटलिपुत्र प्राचीन से ही शिक्षा का केंद्र रहा है। ऐसा पूछेगा क्वेश्चन कि पाटलिपुत्र किसका केंद्र रहा है प्राचीन काल से ही, तो शिक्षा का केंद्र रहा है। बाकी अब अगले वीडियो में मिलेंगे हम लोग। कुछ कहना चाहते हैं जाते जाते हुए कि आप लोग पढ़िए और मेहनत कीजिए, क्योंकि मेहनत से ही कभी भी सफलता मिलती है, किसी के सहारे नहीं। समझे कि नहीं? साइंस भी कहता है ना, साइंस भी कहता है कि यदि लत्ती वाला पौधा को देखिएगा आप लोग, तो ज़मीन से जो उसका जो भाग सटा रहता है उसका विकास क्या होता है? कम होता है, उसका विकास कम होता है। और जो ऊपर पौधा रहता है ना, ऊपर के पार्ट, वो ज़्यादा विकास करता है। जैसे आप लोग मटर के पौधा, जो खेतिहर होंगे वो जानते होंगे कि मटर के जो पौधा होते हैं वो देखिएगा कुछ ज़मीन में सटा हुआ रहता है और कुछ ऊपर उठे हुए रहते हैं। तो ज़मीन से जो ज़मीन के सहारे जो गिरे हुए रहते हैं वो जो है विकास कम करता है, लेकिन ऊपर वाला पार्ट ज़्यादा विकसित होता है, मतलब ज़्यादा बढ़ता है। देखिएगा एकदम हरियर रहेगा, ऐसा ज़्यादा बढ़ेगा। तो उससे आपको क्या शिक्षा मिलता है कि किसी के सहारे आप नहीं, थोड़ा बहुत इंक्रीज कर पाइएगा, उसके बाद फिर गिर जाइएगा, लेकिन अपने आप पे भरोसा रखिएगा ना, तो उसी मटर के पौधे के जैसा सूर्य के प्रकाश पा करके आप एकदम स्वतंत्र रूप से आगे बढ़ सकते हैं। जहाँ तक आपके पास पावर होगा, क्षमता होगा, वहाँ तक आप जा सकते हैं, लेकिन किसी के सहारे आप वहीं तक जा सकते हैं जहाँ तक वो पहुँचा हुआ है, जिसका आप सहारा ले रहे हैं, या उससे नीचे ही रह जाइएगा। तो इसलिए आप लोगों से अनुरोध है कि किसी का सहारा ना ले, अपने स्वतंत्र रूप से मेहनत कीजिए, सफलता अवश्य मिलेगी भाई, मेहनत कीजिए ना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में इसका ऑब्जेक्टिव लेकर के। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।